बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा जी रैपिड सेशन चल रहा है। 15 दिन का सिर्फ सेशन है, ठीक है। इसमें हमने 15 दिनों में अपना तकरीबन सारा कोर्स एक दफ़ा दोबारा रिवाइज भी करना है और जो रह गया था उसको हमने कवर भी करना है। बाकी हमारा जो जितने भी सेशन है इंशाल्लाह ताला वो एज इट इज़ चलते रहेंगे। आप लोगों ने ये नहीं समझना है कि 15 दिन के बाद ही हमारा ख़त्म हो जाएगा। हमारा जो है ना एजुकेटर्स के वाले से बाकी सारे जो हमारे जॉब्स के चल रहे हैं वो हमारा चलता रहेगा। लिटरेसी डिपार्टमेंट के वाले से चूंकि 5 मार्च तक इसका पेपर है, तो लिटरेसी मोबिलाइजर और मॉनिटर के वाले से हमने ये रैपिड सेशन स्टार्ट किया है। तो रैपिड सेशन भी इंशाल्लाह ताला खत्म जब होगा तो तब तक इंशाल्लाह हमारा सारा सिलेबस कवर हो चुका होगा। तो आज हमने रैपिड सेशन में स्टार्ट किया जी ईडियम्स एंड प्रोवर्ब, ठीक है। ईडियम क्या होता है, प्रोवर्ब क्या होता है, ये दोनों चीजें मैंने आपको उर्दू वाले सिलेबस में बड़े डिटेल से बताई हुई हैं कि ईडियम होती है जल्बुल मिसल और प्रोवर्ब है मुहावरा। मुहावरा क्या होता है, मुहावरा जिसमें वर्ब यूज होता है, ठीक है। जैसे इसके नाम से जाता है प्रोवर्ब, जिसमें कोई ना कोई काम होता है, करना, ठीक है ना। तो जैसे और जरबुल मिसल क्या होती है, जरबुल मिसल होती है एक पूरी लाइन होती है, ठीक है जी। वो एक पूरी लाइन होती है, ठीक है। उसमें उसमें सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन मुहावरा में सिर्फ काम होता है, काम करना होता है, वर्ब होता है, ठीक है जी। तो ये मैं इंशाल्लाह ताला हम जो ना डेली की 10 ईडियम्स और प्रोवर्ब किया करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि रात वाले लेक्चर में हम जो है ना सिनोनिम और एंटोनिम के वाले से काम कर रहे हैं, और दिन वाला जो अभी होगा ना मॉर्निंग में, उसमें हम किया करेंगे ईडियम, ताकि हमारा जो है ना 15 दिन के रैपिड सेशन में ये भी कुछ हमारे 100-200 ईडियम भी हो जाए, अल्लाह करे इनमें से भी एक दो हमारा लग जाए, ठीक है जी। तो ईडियम हमने पढ़ना है जी। सबसे पहले जो टू किक द बकेट, जो किक द बकेट होता है कि आ बैल मुझे मार, जैसे उर्दू में कहते हैं ना कि एवं किसी मुसीबत को अपने गले में डाल लेना, मरने के लिए तैयार हो जाना, ठीक है। टू किक द बकेट, जो ना ओखली में सिर देना जिसे हम कहते हैं, ठीक है जी, ओखली में सर देना। तो ये मरने के लिए जो काम करना होता है ना बंदा, एवं जो अपनी मौत को जो ना अपनी मौत को मासी कह देना, ठीक है, ये होता है टू किक द बकेट। तो ईडियम के वाले से वो दो तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, या तो वो कहता है ये ईडियम को मुकम्मल करें, या इसका वो सिनोनिम पूछ लेता है, ठीक है जी। ये आपने इसको सेंस अपनी बना लेनी है। उसके बाद ही एक काक एंड बल स्टोरी। एक काक एंड बल स्टोरी ऐसी है कि जो बिल्कुल मनगढ़ंत झूठी स्टोरी होती है, अपने पास से बना के और उसको ऐसे बयान किया जाए जैसे वो सच होता है, ठीक है। यहां पे मैं एक आपसे जो है ना एक एक बात मैंने शेयर करनी थी कि देखें जी, रात को जो मैंने आपसे आपके साथ जो पास्ट पेपर शेयर किया था ना, वो गलती से मेरे से दूसरी कोई फाइल्स खुल गई थी, ठीक है। और मैंने खास तौर पे एडीएम भी यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि देखें जी, देखें जब बंदा 100 अच्छा काम करता है ना, एक उससे इस तरह भी काम हो जाता है अनकॉन्शियसली भी, तो फिर बंदे को मान लेना चाहिए, ठीक है। मान लेने से बंदा कुछ छोटा नहीं हो जाता। तो रात का जो लिटरेसी मोबिलाइजर का पेपर था, वो मुझसे गलती से जनाब दूसरा पेपर खुल गया था, ठीक है। वो शायद पुलिस का कोई पेपर खुल गया था, तो वो मैं माजरत करता हूं सभी लोगों से कि वो जो पेपर था वो मैं गलती से दूसरा पेपर आपके साथ शेयर कर बैठा हूं, ठीक है। तो ऐसे देखे ना, अब मेरे सारे बच्चे जो थे उसको बस ठीक समझ रहे थे, ठीक है। तो ऐसी स्टोरी, जो ऐसी बात, ऐसी कोई भी बात है जिसको इस तरह बयान किया जाए कि बिल्कुल वो सच लगे, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं जी, काक एंड बल स्टोरी, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरी माजरत को कबूल कर लेंगे और आप माफ कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद यार टर्न कोड, टर्न कोड कहते हैं लोटा आदमी, डिसलॉयल पर्सन, जो अपनी वफादारियां तब्दील कर लेता है, ठीक है। टर्न कोड जैसे इसके नाम से ही जा रहा है। उसके बाद क्यूरियोसिटी किल द कैट। जो क्यूरियोसिटी किल द कैट क्या मतलब है कि एवी अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन पे करना, एवी हर 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 किसी की बात में टांग अड़ाना, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्यूरियोसिटी किल द कैट। यहां पे मैं आपको छोटी सी ना एक लतीफा सुनाऊंगा कि एक बंदा था, वो जब गुजरता था ना, डेली अपने ऑफिस जा रहा होता था, उसके रास्ते में एक भैंस बंदी होती थी, ठीक है। उस भैंस के सींग काफी बड़े बड़े थे, ठीक है। तो वो बंदा जो है ना, हर रोज ये सोचता था क्यूरियोसिटी से कि अगर मेरी टांग इसके सींग में फंस जाए तो क्या होगा। फिर वो गुजर जाता था, फिर वापसी में फिर वो सोचता था अगर मेरी टांग इसके सींग में फंस जाए तो क्या होना था। तो फिर एक दिन उसने क्या किया, उस क्यूरियोसिटी को खत्म करने के लिए उसने अपनी टांग उसकी सींग में फंसा के देखी, उसकी सींग में रखी। जैसे उसकी टांग अपनी टांग भैंस के सींगों में रखी, भैंस खड़ी होगी, उसने जनाब ऊपर उठाया और बंदे को जनाब पटका के मारा उधर। तो होना क्या था, फिर वही होना था, क्या होना था, टांग टूट गई। जब उसकी टांग टूट गई तो बंदे जो ना रिश्तेदार वगैरह सारे जो ना मोहल्ले वाले उसके पास आए उसका जनाब तीमारदारी के लिए। तो कहता है यार कोई बात नहीं, ये तकलीफ है, टांग टूट गई है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, एक दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन जो क्यूरियोसिटी थी ना मेरी, वो नहीं खत्म हो रही थी। तो चले कम अज कम मेरे तजस्सुस तो खत्म हुआ ना कि भैंस के सींग में मेरी टांग फंस जाएगी तो क्या होगा, ठीक है। मुझे पता चल गया कि इसकी सींग में टांग फंस जाए तो टूट जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद क्या जी,
बकेट लिस्ट कहते हैं, जैसे जब आप सौदा सल्फ बाजार से लेने जाते हैं ना, तो आप अपने साथ एक सौदों की लिस्ट बना के लेके जाते हैं, उसको हम कहते हैं बकेट लिस्ट। मींस के आपके माइंड में जो आपके गोल्स हैं, हर बंदे ने अपने अपने गोल सेट किए होंगे ना जिंदगी के, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने पीपीएससी क्लियर करना है, मैंने फलां जॉब करनी है, या मैं इंटरनेशनल टूर करना है, या मैंने हज पे जाना है, उम्रा पे जाना है। सारी एक जिंदगी की बंदे की लाइन होती है, एक बंदे लिस्ट बनाई होती है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बंदे के, ठीक है, उसको हम कहते हैं बकेट लिस्ट। उसके बाद वेयर द शू पिंचेस, वेयर द शू पिंचेस का क्या मतलब है कि जूता कहां पे तकलीफ दे रहा है, कहां पे चुभ रहा है, ठीक है। जिस बंदे ने शूज पहना होता है ना, उसी को पता होता है कि शूज, ऊपर से लगता है कि बड़ा कमाल इसने जूता पहना हुआ है, लेकिन उसको पता होता है कि मेरा पाँव इसमें आरामदेह है कि नहीं, कहां कहां पे जूता जो मुझे लग रहा है, मुझे तकलीफ दे रहा है, ठीक है। उसके बाद मीट द हाफ वे, मीट द हाफ वे का मतलब होता है कि किसी के साथ डील करना या कंप्रोमाइज करना, ठीक है। उसके बाद द टिप ऑफ आइसबर्ग, टिप ऑफ आइसबर्ग ये होता है कि आप जो है ना, द ओनली हिंट और सजेशन, ठीक है। बहुत बड़ी तकलीफ में बंदा होता है, लेकिन उसको जो नजर बाहर लग रहा होता है ना, वो बिल्कुल थोड़ा सा हिंट होता है, ठीक है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम का जस्ट थोड़ा सा हिंट नजर आना, जैसे इसको कहते हैं कि बंदे को बहुत बड़ा जख्म लगा हो ना, या इसको ना पंजाबी में गड़ कहते हैं, ठीक है। फोड़ा फिर सा बंदे को निकली हो, उसके ऊपर छोटा सा मुंह होता है, ठीक है, ऐसा लगता है छोटा सा इसको दाना बना हुआ है, लेकिन उसके नीचे बहुत बड़े उसके मसाइल होते हैं, ठीक है। वो बहुत बड़ा उसने परेशान कुन वो चीज होती है, ठीक है। तो ये होती है द टिप ऑफ आइसबर्ग, ठीक है जी। बिल्कुल छोटा सा नजर आ रही होती है तकलीफ, लेकिन नीचे बहुत बड़ा उसके अंदर तूफान होता है। उसके बाद इट टेक्स टू टैंगो, इट स्टेज टू, ये बिल्कुल वही है जैसे कहते हैं दो हाथ से ताली एक हाथ से नहीं बजती, ठीक है। लड़ाई के लिए दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद जी बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन है, इसके लिए उर्दू में तो शायद पता नहीं इसको क्या कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं जिसों दी खोती होती या खलोती, ठीक है। ये पंजाबी में था, तो माजरत अगर आपने इसको, आपको अच्छा ना लगा हो पंजाबी का वर्ड्स, ठीक है। तो ये है जी, अपनी असल की तरफ लौट आना, अगर काम नहीं हुआ तो बाकी फिर जीरो से स्टार्ट कर देना। उसके बाद जी पाकिस्तान के बॉर्डर्स मैंने लिखे हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो एलओसी है, और जो ड्यूरन लाइन है अफगानिस्तान के हवाले से जो है ना, और साउथर्न बॉर्डर है, नॉर्थर्न बॉर्डर, ये पाकिस्तान के बॉर्डर मैंने लिखे हुए हैं, साथ उनकी लंबाइयां भी लिखी हुई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद स्फीयर्स ऑफ अर्थ, स्फीयर क्या होता है, स्फीयर होता है जी कवर, एक गिलाफ, ठीक है। कोई भी गिलाफ जिस चीज, किसी चीज ने किसी चीज को ढांपा होता है ना, उसको हम कहते हैं स्फीयर, ठीक है। तो जमीन के स्फीयर तीन चार किस्म के हैं। सबसे पहला जी हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं पानी का गुलाफ, पानी, जमीन को पानी ने भी घेरा हुआ है ना जी, पानी भी ने भी जमीन को कवर किया हुआ है, उसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। एक होता है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर रॉक्स ऑन अर्थ, ठीक है, रॉक्स वगैरह ने जैसे जमीन को घेरा हुआ है, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर, बायो मीन होता है जिंदगी, जैसे कि आपको पता है ना, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और बायो का मतलब कहता है जिंदगी, बायोलॉजी वाले समझते हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर जिंदगी का जो है ना, जो गुलाफ है ना जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर कितने जानदार लोग रह रहे हैं, कितने जानदार हैं, जो पौधे हैं, इंसान है, हैवान है, जानवर है, इन सब ने भी जमीन को ढांपा, उसको हम कहते हैं जी बायोस्फीयर। उसके बाद है हमारे कार्बन लाइन, कार्बन लाइन जो है ना, जो एक बॉर्डर है जमीन का और स्पेस का, वो खला और जमीन, आपको पता है ना, जमीन का एक जो है ना, आपका जमीन की एक उसका एक मदार है, ठीक है। उस जहां तक जमीन अपनी तरफ हर चीज को खींचती है, उसकी अट्रैक्शन की फोर्स है, जहां पे जाके जमीन की अट्रैक्शन की फोर्स खत्म हो जाती है ना, फिर वहां से चीज को गिराएं तो वो जमीन की तरफ नहीं आती। यहाँ पे तो हम छत से किसी चीज को गिराएं, जमीन अपनी तरफ खींच लेती है ना, सीधा बंदा धड़म करके नीचे गिरता है, ठीक है। लेकिन स्पेस में जाके ये कशिश की फोर्स जो है ना, अट्रैक्शन की फोर्स खत्म हो जाती है, फिर वहां पे चीज स्टक हो जाती है, मोलक हो जाती है। तो वो कहते हैं स्पेस, जमीन और स्पेस के दरमियान जो एक बॉर्डर लाइन है ना, वो कार्बन लाइन कहलाती है। उसके बाद जी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर है गैसेज का गिलाफ, गैसेज का गिलाफ, जमीन के ऊपर जो गैसों का गिलाफ है ना, जो 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 फिजा है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटमॉस्फेयर के हवाले से, तो ये एटमॉस्फेयर को मैंने थोड़ा सा डिटेल के साथ लिखा है, ऊपर वाले को डिटेल के साथ जरूरत नहीं थी सारे स्फीयर्स की, ये वाला स्फीयर जो है ना, इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ लिखना था। तो इसकी टोटल लेंथ 10,000 किलोमीटर है जी, टोटल लेयर इसकी 5 है, उसके पांचों लेयर जो है ना, ये ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, ये आपने तरतीब के साथ याद करनी है। अक्सर वो पूछता है कि पहली स्फीयर का नाम क्या, पहली जो है ना लेयर जो है ना एटमॉस्फेयर की, उसका नाम क्या, दूसरी का क्या, तीसरा क्या क्या। और थर्मोस्फियर में सैटेलाइट्स अक्सर पूछा जाता है कि सैटेलाइट्स जो है ना, जो वो कौन सी लेयर में मूव करते हैं, तो वो थर्मोस्फियर में होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसको याद करने के लिए ये भी हिंट है, थैंक यू सो मच द एक्स, क्या मतलब है थैंक यू से, टी से ट्रोपो, यू से ना, सो से जो ना स्ट्रेटो, और मच का एम से मैसो,
दास है थर्मो और एक्स से एक्सो। ठीक है, ये एक तरतीब से याद करने का भी हिंट भी है। थैंक यू सो मच द एक्स, इससे आपको तरतीब याद हो जाएगी। उसके बाद जो आवर एनवायरनमेंट इज ट्रोपोस्फियर, हमारा जो एनवायरनमेंट है ट्रोपोस्फियर में है। ठीक है, पहली स्फीयर में, ठीक है, पहली जो लेयर है उसमें। और ये भी बड़ा अक्सर पूछा जाता है कि जो एटमॉस्फेयर है, जो ट्रोपोस्फियर, उसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी कौन सी गैस की है, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है जी। उसके बाद ओजोन गैस के हवाले से पूछा जाता है, वो 5वीं लाइन में लिखी हुई है, बिल्कुल आसान है। अल्ट्रा वायलेट रेज को ये रोकती है ओजोन लेयर हमारे तक आने से। ठीक है जी। जी, ये इतना ही था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।